यूनिट 3 स्टार्ट करनी है ना बेटा? ऑडियो वीडियो प्रॉपर है क्या बच्चों, बताना एक बार ऑनलाइन भी कंफर्म कर दो। मोनू, मनाली, गौरव, एनीवन? यस। चलो अपन यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, है ना? यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की। तो सबसे पहले क्या आज में? अच्छा, हाँ। लिखो, वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक चार्ट बनाना है, देखो आपको, और इस चार्ट के अंदर एक तरफ तो आपको लिखना है वस्तु, और एक तरफ लिखना संपत्ति का हस्तांतरण। वस्तु और एक तरफ क्या लिखा है? संपत्ति का हस्तांतरण। भाई यूनिट नंबर 3 के अंदर क्लास बात नहीं, यूनिट नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन आता है कि गुड्स जो है ना, माल जो है वो नष्ट हो गया और जोखिम कौन उठाएगा? तो जोखिम हमेशा कौन उठाता है? स्वामी। तो जिसका स्वामित्व उसका जोखिम। तो पहले तो पता लगाना पड़ता है कि आखिर स्वामित्व किसका है। तो उसके लिए हम एक चार्ट बना रहे हैं कि कौन सी वस्तु में स्वामित्व का हस्तांतरण कब होता है। पहले हमें पता लगाना पड़ेगा स्वामित्व किसका, और फिर हम नियम लगाएंगे जिसका स्वामित्व उसका जोखिम, ताकि हम प्रैक्टिकल केस स्टडी क्वेश्चन इस टॉपिक के कर सकें। तो चार्ट है जो उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहली कैटेगरी लो, कैटेगरी नंबर ए। इसके अंदर ले रहे हैं विशिष्ट व निर्दिष्ट माल। पहली कैटेगरी है। इसमें लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, खड़े होके लिख सकते हैं आराम से, सर लेते हैं ना, तो आइडिया थे। हाँ, विशिष्ट व निर्दिष्ट माल, हाँ, ये लिखने में दिक्कत देता है एक्चुअली सिस्टम। ठीक है, विशिष्ट व निर्दिष्ट माल है ये। देखो, सबसे पहले कैटेगरी है हमारी। इसके अंदर हम 3 केसेस लेंगे। पहला पॉइंट लिखो, शर्त रहित अनुबंध। शर्त रहित अनुबंध, माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है। माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है। स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा? तुरंत। तुरंत मतलब अनुबंध के समय। अनुबंध के समय जैसे ही अनुबंध करोगे स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाएगा। विशिष्ट व निर्दिष्ट माल के अंदर स्वामित्व का हस्तांतरण वैसे कब होता है? सामान्य नियम कहता है जब पक्षकारों की इच्छा हो या जब पक्षकारों की मंशा हो।
इसके 3 केसेस हैं। पहला केस हम क्या ले रहे हैं, शर्त रहित अनुबंध है, माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है, मतलब अनुबंध में कोई शर्त भी नहीं है बेटा, और माल भी जो है वो सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है, मतलब बिल्कुल रेडी है। तो स्वामित्व का हस्तांतरण कब होता है, तुरंत। तुरंत मतलब जैसे ही अनुबंध करोगे स्वामित्व का हस्तांतरण मान लिया जाएगा। जैसे आपने एक टीवी खरीदा, शॉप पे गए आपने टीवी के मूल्य का भुगतान कर दिया और आपने शॉपकीपर से बोला कि इसकी होम डिलीवरी कर दो, टीवी तुरंत आपकी संपत्ति बन जाती है। टीवी हमेशा क्या है, आपका मान लिया जाएगा उसी केस में, क्योंकि शर्त रहित अनुबंध था, माल भी सुपुर्दगी योग्य स्थिति में था, स्वामित्व का हस्तांतरण हो जाएगा तुरंत। ठीक है, अब इसी का सेकंड पॉइंट लेने जा रहे हैं। सेकंड नंबर डालना है इसका, सेकंड पॉइंट, माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में नहीं है। सुपुर्दगी योग्य स्थिति में नहीं है, मतलब माल को सुपुर्दगी योग्य स्थिति में लाना बाकी है। इसका मतलब इन 3 में से कोई ना कोई एक काम पेंडिंग है, या तो वस्तु की पैकिंग नहीं हुई है, या फिर उसकी पॉलिशिंग नहीं हुई है, या फिर उसकी ग्रेडिंग नहीं हुई है। इनमें से कोई ना कोई एक काम पेंडिंग है। स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा, जब माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में आ जाए, और क्रेता को सूचना दो। सेकेंड पॉइंट कहता है कि माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में नहीं है, उसे सुपुर्दगी योग्य स्थिति में लाना बाकी है। जैसे मान लो तेल बेच रहे हैं, तो तेल की पहले क्या करनी पड़ेगी, टिनों में पैकिंग करनी पड़ेगी, तो अभी पैकिंग नहीं हुई। या फिर जैसे दाल वगैरह बेचते हैं तो उनकी पॉलिशिंग होती है। टाटा संपन्न का ऐड आता है ना, अनपॉलिश्ड पल्सेस, ठीक है, तो वो देखने में अच्छी नहीं लगती। पॉलिश वाली जो दालें होती है वो चमकती हैं, ठीक है, तो पॉलिशिंग बाकी है या फिर ग्रेडिंग बाकी है। ग्रेडिंग का कैसे एग्जांपल दूं, देखो चाय की पत्ती बेचते हैं तो वो टी लीव्स के अकॉर्डिंग उसकी ग्रेडिंग होती है, ठीक है, तो इनमें से कोई ना कोई काम पेंडिंग है। तो जैसे ही आप वो काम कर लो, क्रेता को सूचित कर दो, स्वामित्व का हस्तांतरण मान लिया जाएगा। तीसरी कैटेगरी डालो, माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है, माल सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है, परंतु मूल्य के निर्धारण के लिए, परंतु मूल्य के निर्धारण के लिए कुछ कार्य करना शेष है, कुछ कार्य करना शेष है। इसका मतलब या तो वस्तु को तोलना बाकी है, वस्तु को नापना बाकी है, या फिर इसका परीक्षण वगैरह टेस्टिंग वगैरह पेंडिंग है। इन 3 में से कोई ना कोई काम बाकी है। आप दुकान पे गए, आपने बोला 50 ग्राम इलायची दे दो, तो वो तोलेगा ना, पहले 50 ग्राम होगी उसके हिसाब से पैसे लेगा ना फिर आपसे। तो मतलब वस्तु तो सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है, परंतु मूल्य का निर्धारण करने के लिए कि रुपए कितने लगेंगे, उसके लिए कुछ कार्य करना बाकी है। जैसे वस्तु को तोलना बाकी है, या कपड़ा खरीदने गए तो वो नापेगा, जितना कपड़े का नाप आएगा उसके हिसाब से आपको प्राइस देने हैं। तो मूल्य के निर्धारण के लिए वस्तु को नापना बाकी है, या अभी परीक्षण वगैरह कुछ टेस्टिंग वगैरह पेंडिंग है। स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा, पहला पॉइंट, जब वह कार्य पूरा कर लिया जाए, और बी पॉइंट, क्रेता को सूचित किया जाए। सेम है सेकंड पॉइंट। तो भाई वस्तु को नाप लो, तोल लो, और फिर क्रेता से कहो भाई तुम्हारी वस्तु रेडी है, ले जाओ, स्वामित्व का हस्तांतरण मान लिया जाएगा। ये 3 पॉइंट हमने अभी पढ़े हैं।
कौन सी कैटेगरी चल रही है हमारी? विशिष्ट व निर्दिष्ट माल। तो एक एक कैटेगरी समझाती जाऊंगी और एक एक कैटेगरी अपन लेते जाएंगे। जिनके साथ क्वेश्चन आए हुए हैं या आ सकते हैं उनके क्वेश्चन पार्ट भी लेते जाएंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। एक बार आईसीआई खोलेंगे। आईसीआई में टॉपिक में कुछ गलतियां हैं छोटी छोटी जो सही करानी पड़ेंगी मुझे। ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है थोड़ी सी। एक बार बेटा आपको इस पेज नंबर पे आना है, 2.136 पे आओ। 2.136 इसके अंदर हमारी कैटेगरी चलेगी। अ वाला पॉइंट जो आ रहा है वो लेने जा रहे हैं, विशिष्ट व निर्दिष्ट माल। इसमें स्वामित्व का अंतरण कब होता है? जब पक्षकारों की मंशा हो। एपिक पेन दिख रहा है इसमें? सर्च करेंगे। इस वाले में अलाउ नहीं करता क्या ये अंडरलाइनिंग? आप अंडरलाइन कर लो, मैं आपको बताती हूँ। वैसे विशिष्ट व निर्दिष्ट माल में स्वामित्व कब अंतरित होता है? अंडरलाइन करना, जब ऐसी मंशा हो। जब ऐसी मंशा हो, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है। काम पे आ रहा है बेटा ये, ठीक है। अब देखो इसमें अंडरलाइन करना, विशिष्ट या निर्दिष्ट माल स्वामित्व का अंतरण कब होता है? जब पक्षकारों की ऐसी मंशा होती है। 3 केसेस दिए हुए हैं आपको, आप आ जाओ यहाँ पे। पहला केस क्या है? सुपुर्दगी योग्य स्थिति में विशिष्ट माल। दूसरा केस क्या कहता है? विशिष्ट माल जिसे सुपुर्दगी योग्य स्थिति में लाना बाकी है, सेकंड कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी क्या कहती है? विशिष्ट माल जो सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है परंतु विक्रेता को मूल्य का निर्धारण करना बाकी है, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या दिया हुआ है। अब इन्हीं पॉइंट को एक एक करके एक्सप्लेन करेगा। सबसे पहले बात करेंगे विशिष्ट माल का सुपुर्दगी योग्य स्थिति में होना। याद करो, शर्त रहित अनुबंध है और माल भी सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है। स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा? तुरंत, मतलब अनुबंध के समय। क्या लिखा देखो, सुपुर्दगी योग्य स्थिति में निश्चित माल के विक्रय हेतु शर्त रहित अनुबंध है। माल में स्वामित्व क्रेता को अनुबंध करते ही तुरंत हस्तांतरित हो जाता है। संपत्ति का अंतरण ये सब आपको लेने की जरूरत नहीं है, सीधे एग्जाम्पल पढ़ो इसका। एक्स दुकान पे गया, टीवी खरीदता है। दुकानदार से कहता है कि इसकी होम सुपुर्दगी के लिए। दुकानदार सहमत हो जाता है। टीवी तुरंत किसकी संपत्ति बन जाएगा? एक्स की संपत्ति बन जाएगा। ये समझ आ गया? ये पहला केस था। अब दूसरे केस में देखो क्या है, विशिष्ट माल एक सुपुर्दगी योग्य स्थिति में रखा जाना, आगे ऐड करो बाकी है। मैंने कहा ना थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, बाकी है। ठीक है। अब देखो विशिष्ट माल के विक्रय का मामला है। विक्रेता उसको सुपुर्दगी योग्य स्थिति में लाने के लिए, यहां से कैंसिल करो, ये थर्ड पॉइंट के बारे में लिख गया, वापस रिपीट आएगा। कुछ करने के लिए बाध्य है। सुपुर्दगी योग्य स्थिति में लाने के लिए कुछ करना बाकी है। कुछ करना बाकी है। तो माल में स्वामित्व तब तक अंतरित नहीं होगा जब तक वो काम ना कर ले और इसकी जानकारी क्रेता को ना दे दे। जैसे हमने बोला था ना, पैकिंग, पॉलिशिंग, ग्रेडिंग, 3 चीजें बाकी है ना।
जब आप वो काम कर लो और उसकी सूचना किसको दे दो, क्रेता को, स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को मान लिया जाएगा। ये इसलिए करेक्ट कराया है क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये थर्ड पॉइंट में दोबारा देगा अभी, नापना तोलना, ये तो थर्ड पॉइंट का है ना, तो ये यहाँ पे गलत आया है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, विशिष्ट माल जो सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है किंतु विक्रेता को देखो इसमें भी करना पड़ेगा थोड़ा सा, किंतु विक्रेता को मूल्य का निर्धारण करने के लिए कुछ कार्य करना शेष है। किंतु विक्रेता को उसे तोलना, नापना, जांचना कुछ करना है जिससे मूल्य का निर्धारण होगा। बिल्कुल सही है, यहाँ तक ले लो। विशिष्ट माल जो सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है किंतु विक्रेता को उसे तोलना, नापना, जांचना आदि कुछ काम करना है जिससे मूल्य का निर्धारण हो सके। ऐसे विशिष्ट माल के विक्रय हेतु अनुबंध किया गया है जो सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है किंतु विक्रेता को उसे तोलना, नापना या जांच करना बाकी है जिससे उसके मूल्य का निर्धारण हो सके। संपत्ति का हस्तांतरण तब तक नहीं होगा जब तक वो कार्य ना कर ले, क्रेता को उसकी जानकारी ना दे दे। यही दो चीजें पढ़ी थी हमने कि भाई कब होगा, जब आप उसको वस्तु को तोल लो, नाप लो, उसका परीक्षण कर लो और उसकी जानकारी किसको दे दो, क्रेता को दे दो, स्वामित्व का हस्तांतरण मान लिया जाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, पढ़ो इसको एक बार। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका, ये एग्जाम्पल पॉइंट नंबर 3 का नहीं है, पॉइंट नंबर 2 का है। अ ने कंपनी को दरिया बेची जिनको बिछाया जाना था। दरी जो यानी कारपेट है, यहाँ पर इंग्लिश बुक में कारपेट दिया हुआ है, तो कारपेट का रोल बेचा ए ने बी को, सपोज करो। अब ये था लिखा हुआ अनुबंध के अंतर्गत कि इसको रूम के साइज के अकॉर्डिंग काटा जाएगा और बिछाया जाएगा। हुआ क्या, कंपनी के भवनों में दरिया डिलीवर की गई, लेकिन इससे पहले कि उन्हें बिछाया जाता चोरी हो गई। आपसे पूछेगा कौन जोखिम उठाएगा, तो अभी तक स्वामित्व का अंतरण क्रेता को तो हुआ ही नहीं था ना, क्योंकि अनुबंध में क्या लिखा हुआ था कि दरियों को बिछाना है। इसका मतलब दरिया सुपुर्दगी योग्य स्थिति में नहीं थी ना, तो अभी भी स्वामित्व किसका था, विक्रेता का। तो जोखिम कौन उठाएगा, विक्रेता। तो लिखा है निर्णय दिया गया दरिया सुपुर्दगी योग्य स्थिति में नहीं थी क्योंकि उनको बिछाया नहीं गया था, जो अनुबंध का भाग था, इसलिए क्रेता कंपनी को संपत्ति का अंतरण नहीं हुआ है। मतलब अभी भी स्वामित्व किसका है, विक्रेता का। जोखिम कौन उठाएगा, विक्रेता। पॉइंट देखो, इजी लैंग्वेज में बात करूं, 3 केसेस थे। पहला केस क्या कहता है कि सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है वस्तु और शर्त रहित अनुबंध है, स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा, तुरंत मतलब अनुबंध के समय। दूसरा केस कहता है वस्तु को सुपुर्दगी योग्य स्थिति में लाना बाकी है, पैकिंग, पॉलिशिंग या ग्रेडिंग से संबंधित कोई ना कोई काम पेंडिंग है। स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा, जब आप ये कार्य कर लो, क्रेता को सूचित कर दो कि भाई तुम्हारी वस्तु रेडी है, ले जाओ, स्वामित्व का हस्तांतरण मान लिया जाएगा। तीसरा केस कहता है कि भाई वस्तु तो सुपुर्दगी योग्य स्थिति में है परंतु मूल्य का निर्धारण करने के लिए कुछ कार्य करना शेष है, वस्तु को तोलना बाकी है, नापना बाकी है, परीक्षण करना बाकी है। स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा, जब आप वो कार्य कर लो, क्रेता को सूचित कर दो, स्वामित्व का हस्तांतरण मान लिया जाएगा। क्लियर है क्या, बताओ। ये 3 पॉइंट हमने अभी यहाँ पर कवर किए। अब हम अपने चार्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब अपन कर रहे हैं, एक बार देखो वापस, इसी चार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस चार्ट के अंदर डालो आप पॉइंट कैपिटल नंबर बी। इससे पहले बात की थी विशिष्ट व निर्दिष्ट माल की, अब किसकी बात करने वाले हैं, अनिर्दिष्ट माल, अनिश्चित माल। अनिर्दिष्ट माल या अनिश्चित माल। देखो इसके अंदर मैं आपको 2 धारा पढ़ाने वाली हूँ। देखो धारा 1 तो आएगी धारा नंबर 18 और एक हम पढ़ेंगे धारा नंबर 23। धारा 18 ये कहती है कि अनिश्चित माल में एज इट इज स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता, पहले इसको क्या करना पड़ता है, निश्चित करना पड़ता है, निर्दिष्ट करना पड़ता है। तो स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा, जब स्वामित्व का हस्तांतरण तभी होगा
जब वस्तु निश्चित हो जाए। आप एग्जाम्पल याद करो, मैंने नमूने के आधार पर माल खरीदा था। मैंने वीट का सैंपल देखा, गेहूं का सैंपल देखा, मुझे सब पसंद आ गया। मैंने विक्रेता को बोला कि 10 बोरी गेहूं जो है ना वो मैं खरीदने को तैयार हूँ। तो मैंने कहा था 10 बोरी छाट के अलग रखवा लिए तो वस्तु निश्चित है कि यही 10 बोरे मेरे घर पे जाएंगे। और अगर नहीं है तो वो विक्रेता जो है गोदाम में से कोई भी 10 बोरी दे सकता है। पर गोदाम में देने से पहले तो विक्रेता को भी 10 बोरे अलग करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे, ये बताओ। करने पड़ेंगे। अनिश्चित वस्तु में एज इट इज स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता, पहले वस्तु को क्या करना पड़ता है, निश्चित करना पड़ता है। ये कहाँ लिखा हुआ है, धारा नंबर 18 में। इसकी केस स्टडी आती है, टॉपिक को इंपॉर्टेंट डालो, कराऊंगी मैं अभी इसकी केस स्टडी। धारा 18 के साथ कौन सी धारा लगेगी, धारा नंबर 23। इसकी धारा याद करना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है। अनिर्दिष्ट माल में स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा, तो इसके 2 केसेस आएंगे। सबसे पहले डालो पॉइंट नंबर 1, विवेचन द्वारा माल का विक्रय। विवेचन मतलब वर्णन, विवेचन द्वारा माल का विक्रय। वर्णन के आधार पर वस्तु बेची गई है। स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा, लिखो इस तरफ, जब वस्तु का शर्त रहित विनियोजन या नियोजन, दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हो, कर दिया जाए। अब ये विनियोजन क्या होता है वो लिखो, क्रेता व विक्रेता की आपसी सहमति से, क्रेता व विक्रेता की आपसी सहमति से माल का चयन विनियोजन कहलाता है। क्रेता व विक्रेता की आपसी सहमति से माल का चयन विनियोजन कहलाता है। और जब माल का चयन कर लिया, माल को छाट के अलग कर लिया, तो वस्तु निश्चित हो गई कि नहीं हो गई, बताओ। हो गई। और अगर वस्तु निश्चित हो गई तो स्वामित्व का अंतरण हो जाएगा, तो स्वामित्व का अंतरण हो जाएगा। तो विवेचन द्वारा माल का विक्रय है तो स्वामित्व कब अंतरित होता है, जब माल का नियोजन हो जाए। नियोजन मतलब क्रेता व विक्रेता की आपसी सहमति से माल का चयन कर लिया जाए। ठीक है, सेकंड नंबर डालो। ये फर्स्ट था ना, सेकंड नंबर डालो, वाहक को सुपुर्दगी। परिवहन वाले को, वाहक को माल की सुपुर्दगी दे दी। तो जैसे ही माल की सुपुर्दगी वाहक को दी जाती है, क्या मानते हैं कि भाई माल जो है वो क्रेता को मिल गया, स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को हो गया। एक सामान्य नियम है सुपुर्दगी का कि वाहक को सुपुर्दगी, क्रेता को सुपुर्दगी मानी जाती है। तो लिखो यहाँ पे दूसरी तरफ, जब माल वाहक को दिया जाता है, जब माल वाहक को दिया जाता है उसी समय क्या बोलते हैं कि स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया क्रेता को। हाँ, तो यही पढ़ाएंगे अपन। सुपुर्दगी का सामान्य नियम कहता है कि रास्ते का जोखिम क्रेता का। विक्रेता की ड्यूटी क्या है, माल को सुपुर्दगी योग्य स्थिति में लाने तक के खर्चे, लाने तक की जिम्मेदारी किसकी है, विक्रेता की। बाद के सारे खर्चे, सारी जिम्मेदारी किसकी, क्रेता की। अनुबंध के द्वारा बदल सकते हो, अनुबंध में कुछ नहीं लिखा है तो नॉर्मल नियम यही होता है। ट्रांसपोर्ट वाले पे केस फाइल करो आप, अगर रिकवरी हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज कौन जिम्मेदार है, क्रेता। हम ये मान के चलते हैं कि परिवहन वाला किसका होता है, क्रेता का होता है। अगर परिवहन वाला क्रेता का नहीं है तो ये नियम नहीं लगेगा, सामान्यतः ये माना जाता है। ठीक है, वाहक, जब माल वाहक को दिया जाता है तो मानेंगे स्वामित्व का अंतरण हो गया। ठीक है, बशर्ते विक्रेता ने माल के निपटारे का अधिकार
बशर्ते विक्रेता ने माल के निपटारे का अधिकार संरक्षित नहीं किया हो। ये माल के निपटारे का अधिकार अभी मैं आपको इसी चार्ट में आगे डिटेल में समझाऊंगी। माल के निपटारे का अधिकार अगर विक्रेता संरक्षित कर लेता है तो स्वामित्व के दस्तावेज विक्रेता खुद के नाम पे रख लेता है। उस केस में वाहक को सुपुर्दगी, क्रेता को सुपुर्दगी नहीं मानी जाती। सामान्य नियम क्या कहता है, जैसे ही माल किसको दिया, वाहक को दिया, क्या मानेंगे, स्वामित्व का अंतरण क्रेता को हो गया। लेकिन बशर्ते अगर विक्रेता ने माल के निपटारे का अधिकार संरक्षित ना किया हो। अगर ये अधिकार संरक्षित कर लिया तो ये नियम नहीं लगेगा। अब ये अधिकार क्या होता है ये हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मेरे साथ रिवाइज करो पॉइंट नंबर बी, और क्वेश्चन कैसे आता है वो भी हम लेते हैं। विवेचन द्वारा माल का विक्रय, माल को वर्णन के आधार पर बेचा गया तो कब होता है स्वामित्व का अंतरण, जब माल का नियोजन हो जाए। नियोजन क्या होता है, क्रेता व विक्रेता की आपसी सहमति से माल का चयन विनियोजन कहलाता है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आता है कि माल का विनियोजन क्या होता है, आप परिभाषित कीजिए। 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये होता क्या है वो भी बता देती हूँ। अनुबंध को पूरा करने के इरादे से जब क्रेता और विक्रेता आपसी सहमति से माल को छांटकर अलग करते हैं तो उसे हम नियोजन कहते हैं। कैसी वस्तु होनी चाहिए, अनिर्दिष्ट माल या भावी माल होना चाहिए। और इसके अंदर होता क्या है, वस्तु होनी चाहिए तुम्हारी सुपुर्दगी योग्य स्थिति में। किस में होनी चाहिए, सुपुर्दगी योग्य स्थिति में, उसी मात्रा में होनी चाहिए और उसी गुणवत्ता की होनी चाहिए जैसा कि अनुबंध में बात हुई है। विक्रेता व क्रेता की आपसी सहमति से माल का चयन होना चाहिए। या तो क्रेता की सहमति से विक्रेता करेगा या विक्रेता की सहमति से क्रेता करेगा। यह सहमति पहले भी दी जा सकती है, बाद में भी दी जा सकती है, पूर्व भी हो सकती है, पश्चात भी हो सकती है। यह सहमति आपकी स्पष्ट भी हो सकती है और गर्भित भी हो सकती है। स्पष्ट भी हो सकती है और गर्भित भी हो सकती है। ये पॉइंट हम कब पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट लिखना है, थ्योरी के हिसाब से देखेंगे अभी। सेकेंड पॉइंट कहता है वाहक को सुपुर्दगी। सामान्य नियम कहता है वाहक को सुपुर्दगी दी, क्रेता को स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया, बशर्ते विक्रेता ने आपके निपटारे का अधिकार संरक्षित ना किया, क्योंकि उस केस में ये नियम आपका लागू नहीं होता। पहले तो थ्योरी कर लेते हैं ICI से, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम लेंगे इसी चीज को क्वेश्चन की फॉर्म में कैसे पूछा जाता है। अनिर्दिष्ट माल, धारा नंबर 18 आ रही है सबसे पहले। अनिर्दिष्ट या भावी माल, क्रेता का स्वामित्व तब तक अंतरित नहीं होगा जब तक कि माल का निर्धारण ना हो जाए। हमने ये बोला था, धारा 18 कहती है कि पहले तो वस्तु को क्या करना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा, तभी स्वामित्व का हस्तांतरण होगा। अनिर्दिष्ट विवेचन द्वारा विक्रय, तो इसमें करना अनिर्दिष्ट माल का विवेचन द्वारा विक्रय। विवेचन मतलब होता है वर्णन द्वारा विक्रय। विवेचन द्वारा भावी या अनिर्दिष्ट माल के विक्रय के लिए अनुबंध में सुपुर्दगी योग्य स्थिति वाले माल के संबंध में जब उसे बिना किसी शर्त के, शर्त रहित था ना, नियोजित किया जाता है, या तो क्रेता की आज्ञा से विक्रेता करता है या विक्रेता की आज्ञा से क्रेता करता है, तो माल में स्वामित्व क्रेता को अंतरित हो जाता है। यह सहमति स्पष्ट भी हो सकती है, गर्भित भी हो सकती है, पूर्व भी हो सकती है, पश्चात भी हो सकती है। ठीक है, यह सहमति पहले भी दी जा सकती है, बाद में भी दी जा सकती है। भाई पहले बता दिया क्रेता ने कि भाई मेरी सहमति से मैंने अलग करवा दिया। दूसरा क्या होता है, मैंने विक्रेता को बोल दिया कि तुम कोई भी भेज देना, पर देने से पहले तो वो भी निकालेगा ना बाहर, तो ये भाई ये क्या हो गया, बाद में दे दी उसने सहमति कि कोई बात नहीं, मुझे पसंद नहीं है वाले गुड्स। नेक्स्ट आ रहा है इसमें सेकंड पॉइंट, वाहक को सुपुर्दगी। जहां अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता क्रेता को माल डिलीवर करता है या वाहक या निक्षेप ग्रहीता को डिलीवर करता है, चाहे क्रेता के नाम द्वारा या बिना क्रेता के नाम से, प्रेषक क्रेता को आगे प्रेषण के उद्देश्यार्थ तथा निपटान का अधिकार आरक्षित नहीं करता है, तो यह माना जाएगा कि माल का शर्त रहित विनियोजन हो गया और स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया। आप तो सिंपल लिख के आना, जैसे ही माल की सुपुर्दगी वाहक को दी जाती है, यह माना जाएगा कि स्वामित्व का अंतरण क्रेता को हो गया, बशर्ते विक्रेता ने माल के निपटारे का अधिकार संरक्षित नहीं किया। ये आपको लैंग्वेज मैंने PDF में भी दे रखी है ना। ये उदाहरण जो है वो दिया हुआ है, देखो, रेलवे पार्सल। रेलवे पार्सल मतलब रेलवे बिल्टी, स्वामित्व का दस्तावेज किसके नाम से बना दिया, क्रेता के नाम से बना दिया।
अब दुर्घटना में माल नष्ट हो गया, कौन जोखिम उठाएगा? क्रेता, क्योंकि स्वामित्व के दस्तावेज उसी के नाम से, जिसका स्वामित्व उसका जोखिम। अब देखो शॉर्ट नोट आ गया अगर कि आपको अनिर्दिष्ट माल में विनियोजन के बारे में बताना है, तो ये विनियोजन के बारे में यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये माल के नियोजन में शामिल है अनुबंध की निष्पत्ति में क्रेता व विक्रेता की पारस्परिक सहमति से उनको काम में लाने के इरादे से माल का चयन। विक्रेता व क्रेता की आपसी सहमति से माल का चयन क्या कहलाता है? आपका विनियोजन। अब इसके यहाँ पर देखो आवश्यक तत्व दिए हुए हैं, एक बार पढ़ के देखो यही सारे हैं या नहीं है। कैसा माल होना चाहिए? अनिर्धारित व भावी माल, ठीक है। वस्तु उसी वर्णन या गुणवत्ता की होनी चाहिए जैसा कि अनुबंध में बताया गया था। वस्तु सुपुर्दगी योग्य स्थिति में होनी चाहिए। विनियोजन बिना किसी शर्त के यानी शर्त रहित होना चाहिए। विनियोजन विक्रेता के द्वारा क्रेता की सहमति से या क्रेता के द्वारा विक्रेता की सहमति से किया जा सकता है। यह सहमति स्पष्ट या गर्भित हो सकती है, पहले भी दी जा सकती है और बाद में भी दी जा सकती है। शॉर्ट नोट के हिसाब से तैयार करना। एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है माल का विनियोजन क्या होता है, उसके आवश्यक तत्व क्या हैं, कर लोगे, है ना। तो ये यहाँ पर शॉर्ट नोट के तरीके से देखा हमने। अब हम देख रहे हैं इस पे केस स्टडी कैसे आती है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, वो लेने जा रहे हैं। इसके अंदर अपन ने ओपन कर रखा था, आपकी एमसीसी बुकलेट है ना, उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता रही हूँ। देखो आप, पेज नंबर भी बताऊंगी, एक मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर तो है तुम्हारा 7, पेज नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं अपन। आपके मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 7 मार्क्स और 6 मार्क्स का आया हुआ क्वेश्चन है जो हम अभी करने जा रहे हैं। इसके अंदर तो आई थिंक एपिक पेन आपका ओपन होगा, नहीं होगा इसमें भी। आज ओपन क्यों नहीं हो रहा? इससे पहले वाली क्लास में भी एपिक पेन नहीं चल रहा था। सर्च किया था मैंने, इसमें नहीं आ रहा था एपिक पेन। क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें अपनी सॉल्व हो जाती हैं, वो सही से चलता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 अपन करने जा रहे हैं बेटा। ये देखो एक बार रीडिंग लगाओ इस क्वेश्चन की। मिस्टर सैम्बल मिस्टर वरुण से एक बड़े स्टॉक में से कपास की 100 गांठें खरीदने को राजी होता है। खरीदने को राजी हो रहा है, इसका मतलब मिस्टर सैम्बल क्या है? क्रेता है, और मिस्टर वरुण क्या है? विक्रेता है, ठीक है। अपने अभिकर्ता को सुपुर्दगी लेने के लिए भेजता है। मिस्टर सैम्बल ने भेज दिया अपने एजेंट को, परंतु वरुण केवल 60 गांठों की पैकिंग कर पाता है। कुछ समय बाद आग लगने की वजह से वरुण का संपूर्ण माल
जो 60 पैकिंग हुई थी उनके साथ साथ पूरे का पूरा माल क्या है, वो नष्ट हो गया। आपसे पूछा गया है वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार आप बताइए कि माल का जोखिम का वहन कौन करेगा। देखो इसके अंदर क्वेश्चन कैसे आपको समझ में आया कि इस टॉपिक का है, क्योंकि इसने क्या बोला, इसके पास एक बड़े स्टॉक के अंदर बहुत सारी गांठें रखी हुई हैं, उनमें से कोई भी 60 गांठें ये जो है ना बड़े स्टॉक में से 100 गांठें खरीदने को तैयार हुआ है। तो बड़े स्टॉक में से जब आप गुड्स छाट के अलग करते हो तो वो क्या बनेंगे, तुम्हारे निश्चित माल बनेंगे। उससे पहले क्या है, ये अनिश्चित माल है। तो अनिश्चित माल में स्वामित्व का हस्तांतरण आपको पूछा जा रहा है। भाई 60 की पैकिंग हो गई थी, अब 60 की पैकिंग हो गई तो 60 का स्वामित्व किसको अंतरित हो गया, क्रेता को, क्रेता को हो गया। तो इन 60 का लॉस कौन उठाएगा, क्रेता, और 40 का कौन उठाएगा, विक्रेता। ठीक है, अगर गुड्स को छाट के अलग रख लिया गया था और अगर क्रेता के प्रतिनिधि के द्वारा सामान को छाट के अलग नहीं रखा जाता, पूरे के पूरे 100 का लॉस कौन उठाता उस केस में, विक्रेता उठाता, यानी कि वरुण उठाता। ठीक है, अब इसमें देखो अपन को 3 धाराएं दी हुई हैं, एक तो आ रही है धारा 26, एक आ रही है धारा 18 और एक आ रही है धारा 23। धारा 26 एक सामान्य धारा है कि जोखिम स्वामित्व का अनुसरण करती है, जिसका स्वामित्व उसका जोखिम, जब तक स्वामित्व विक्रेता का जोखिम भी विक्रेता का, जैसे ही स्वामित्व क्रेता का जोखिम भी क्रेता का, यही नियम है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या दिया है, धारा 26 के अनुसार जब तक स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता जोखिम विक्रेता की होती है, और स्वामित्व के हस्तांतरण होने पर जोखिम किसकी होगी, क्रेता की, चाहे सुपुर्दगी हुई हो या ना हुई हो, कोई बात नहीं उस चीज में। धारा 18 याद आ रही है, धारा 18 कहती है अनिर्दिष्ट माल में स्वामित्व का हस्तांतरण कब होता है, जब वस्तु निश्चित हो जाए। फिर धारा 23 याद आ रही है, विवेचन द्वारा माल का विक्रय किया, कब होगा स्वामित्व का हस्तांतरण, जब माल का शर्त रहित नियोजन कर लिया जाए। नियोजन मतलब क्रेता व विक्रेता की आपसी सहमति से माल का चयन कर लिया जाए, या तो क्रेता की सहमति से विक्रेता करेगा या विक्रेता की सहमति से क्रेता करेगा। यह सहमति पूर्व भी हो सकती है, पश्चात भी हो सकती है, पहले भी दी जा सकती है और बाद में भी दी जा सकती है, स्पष्ट भी हो सकती है और गर्भित भी हो सकती है। अब इसको पढ़ के देखो, धारा 18 को जब धारा 23 के साथ पढ़ा जाता है तो भावी वस्तु और निर्दिष्ट माल का स्वामित्व तब हस्तांतरित होता है जब उनका विनियोजन शर्त रहित वर्णन अनुसार क्रेता व विक्रेता की आपसी सहमति से या विक्रेता द्वारा क्रेता की सहमति से निर्दिष्ट कर लिया जाए। यह सहमति स्पष्ट भी हो सकती है और गर्भित भी। उपरोक्त नियम को लगाते हुए मिस्टर सैमुअल को यह अधिकार है कि अपने वस्तुओं का चयन करे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपना अभिकर्ता भेजा था, एजेंट भेजा था। दिए गए प्रश्न में उत्तर को 2 मान्यताओं के आधारित पर दिया जा सकता है। पहला, यदि कपास की गांठें क्रेता के अभिकर्ता द्वारा या उसकी सहमति से छाट ली गई हैं तो उस केस में 60 का लॉस कौन उठाएगा, क्रेता, और 40 का कौन उठाएगा, विक्रेता। और अगर क्रेता के अभिकर्ता की सहमति से नहीं छाटा गया होता तो पूरे के पूरे 100 का लॉस कौन उठाएगा, विक्रेता। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया ये बताओ मुझे। ठीक है, अब आप दोबारा रिवाइज करो, हमने क्या पढ़ा, धारा नंबर 23 है हमारी, 18 के साथ पढ़ी जाती है। धारा 18 कहती है अनिर्दिष्ट माल में स्वामित्व का अंतरण तब तक नहीं होता जब तक कि वस्तु निश्चित ना हो जाए। धारा 23 बोलते हैं 2 केसेस हो सकते हैं, विवेचन द्वारा माल का विक्रय और दूसरा वाहक को सुपुर्दगी। विवेचन द्वारा माल का विक्रय है, कब होगा स्वामित्व का अंतरण, जब माल का विनियोजन कर लिया जाए। ठीक है, और वाहक को सुपुर्दगी है तो कब होगा, जैसे ही माल वाहक को दिया जाएगा मानेंगे कि स्वामित्व का अंतरण क्रेता को हो गया, बशर्ते विक्रेता ने माल के निपटारे का अधिकार संरक्षित नहीं किया हो। यही है, समझ आया कि नहीं है बताओ। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो ये बताओ। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार ये वाला सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैंने तो यहाँ पे ट्रांसलेशन करके डलवाया। ये क्वेश्चन आपके मेन एग्जाम में आया हुआ है और आपकी नई वाली बुकलेट में भी दिया हुआ है। आईसीआई की न्यू बुकलेट आई है ना जो, उसके अंदर दिया हुआ है। बस मिस्टर सैमुअल की जगह मिस्टर एस कर रखा है, मिस्टर वरुण की जगह वी कर रखा है, पूरा नाम नहीं दिया हुआ है। मेन एग्जाम में नाम आए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना। कर लोगे? अब इसके बाद में हम आ रहे हैं, इसी चार्ट को आगे बढ़ाएंगे। चार्ट का हमारा आ रहा है पॉइंट नंबर सी। भाई बी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी आई हुई है ना। अब आ जाएगा पॉइंट नंबर सी। ये टॉपिक अब जो लेने जा रहे हो ना, ये आपका अकाउंट्स में भी पढ़ा हुआ है, विक्रय अथवा वापसी।
ठीक है, स्वीकृति के आधार पर भेजा गया माल। इसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं, विक्रय अथवा वापसी। कि पसंद आया तो क्या बोलेंगे, विक्रय, और अगर पसंद नहीं आया तो क्या करेंगे, वापस। पसंदगी की शर्त पर बेचा गया माल है ये। पसंद आ गया तो विक्रय मान लेंगे, और पसंद नहीं आया तो क्या होगा, माल वापस होगा। इस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3-4 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, विक्रय अथवा वापसी। 3 पॉइंट है इसके अंदर। पहला केस, क्रेता स्वयं सूचित कर दे कि मुझे माल पसंद है। बिल्कुल, खुद ने बता दिया, क्रेता ने खुद ने बोल दिया कि हाँ भाई मुझे वस्तु पसंद है। जैसे ही वो सूचित करेगा, स्वामित्व का अंतरण क्रेता को मान लिया जाएगा। क्या लिखेंगे दूसरी तरफ, जब क्रेता सूचित करे, या जब क्रेता सूचित करे। जैसा ही क्रेता सूचित करेगा विक्रेता को, स्वामित्व का हस्तांतरण क्रेता को मान लिया जाएगा। बी पॉइंट, क्रेता विक्रेता को सूचित नहीं करता और निर्दिष्ट समय अवधि और अगर निर्दिष्ट समय अवधि नहीं है तो उचित समय में माल वापस नहीं करता। स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा भाई, समय बीत जाने पर, निर्धारित समय बीत जाने पर, और अगर समय अवधि निर्धारित नहीं है तो उचित समय बीत जाने पर स्वामित्व का हस्तांतरण मान लिया जाएगा। जैसे मान लो ए ने वस्तु बेची बी को विक्रय या वापसी के आधार पर, और बोला 10 दिन के अंदर पसंद आए तो रख लेना वरना वापस कर देना। बी जो है वो कोई जवाब नहीं देता 10 दिन के अंदर अंदर, तो 10वें दिन के बाद में क्या मानेंगे, स्वामित्व का हस्तांतरण बी को हो गया। और अगर कोई समय अवधि नहीं दी होती तो उचित समय समाप्त होने के बाद क्या मानेंगे, स्वामित्व का हस्तांतरण बी को हो गया। ठीक है, अब इसी का तीसरा पॉइंट, आखिरी पॉइंट, सी पॉइंट लिखो। क्रेता ऐसा कोई कार्य करता है जो माल की स्वीकृति के समतुल्य है, माल की स्वीकृति के समतुल्य है। सौदे को ग्रहण कर लेता है, सौदे को ग्रहण कर लेता है। ऐसा कोई कार्य करता है जो विक्रेता के अधिकारों के, जो विक्रेता के अधिकारों के असंगत है। असंगत है मतलब है विरुद्ध है। ऐसा कोई कार्य करता है जो विक्रेता के अधिकारों के विरुद्ध है।
जैसे कि वस्तु का आगे किसी और को विक्रय कर देता है या वस्तु किसी और के पास रेहन यानी कि गिरवी रख देता है। स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा? जब ऐसा कार्य किया जाए। इसका मतलब क्या है? विक्रय या बंधक किया जाए, उसी समय क्या मान लिया जाएगा कि स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया। रेहन और बंधक एक ही चीज है, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं। धारा 24 क्या कह रही है? धारा 24 बोलती है कि विक्रय या वापसी के आधार पर माल भेजा गया, कि पसंद आए तो रख लेना, वरना क्या होगा, वस्तु वापस हो जाएगी। पहला केस कहता है क्रेता खुद बता दे, हाँ भाई मुझे माल पसंद है, जैसे ही क्रेता सूचित करेगा स्वामित्व का हस्तांतरण मान लेंगे। दूसरा, क्रेता स्वयं सूचित तो नहीं करता लेकिन वस्तु भी वापस नहीं करता, तो समय अवधि बीत जाने पर और उचित समय बीत जाने पर स्वामित्व का हस्तांतरण मान लिया जाएगा। तीसरा, क्रेता ऐसा कोई कार्य करता है जो वस्तु की स्वीकृति के समतुल्य है, यानी कि या तो सौदे को ग्रहण कर लेता है या फिर क्या करता है, ऐसा कोई कार्य करता है जो विक्रेता के अधिकारों के विरुद्ध है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ सी पॉइंट का। ये देखो एक बार, ए ने वस्तु बेची बी को विक्रय या वापसी के आधार पर, बी ने ये वस्तु सी को बेच दी, या फिर बी ने ये वस्तु डी के पास गिरवी रख दी या बंधक पे रख दी, ठीक है। तो बी ने जो कार्य किया है वह स्वीकृति के समतुल्य है या नहीं है, बताओ। बी ने जो कार्य किया है उसने सौदे को ग्रहण कर लिया। क्यों? क्योंकि आप अपनी ही वस्तु का तो विक्रय कर सकते हो, अपनी ही वस्तु किसी और के पास गिरवी रख सकते हो, किसी और की नहीं रख सकते। इसका मतलब तुम्हें स्वीकार है। बी ने जो कार्य किया है वो विक्रेता के अधिकारों के विरुद्ध है या नहीं है, बताओ। भाई वस्तु को आगे किसी को बेचना या किसी को गिरवी रखना किसका अधिकार बनता है? स्वामी का। और स्वामित्व अभी तक किसका था? विक्रेता का। समझ आई चीज की नहीं आई, बताओ बेटा। तो जैसे ही वो किसी और के पास बंधक पे रखेगा या किसी और को बेचेगा, स्वामित्व का हस्तांतरण मान लिया जाएगा। समझ आ गई चीज? ठीक है। अब इसी चीज को एक बार आईसीआई से ले लो। वस्तुओं को स्वीकृति हेतु भेजना या विक्रय अथवा वापसी। धारा नंबर है 24। अगर याद कर सकते हो तो ये 3 पॉइंट करना, अगर याद कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है देखो, जहां वस्तुएं क्रेता को स्वीकृति हेतु अथवा विक्रय या वापसी की शर्तों पर भेजी जाती हैं, क्रेता को स्वामित्व का हस्तांतरण कब होगा? पहला पॉइंट, जब क्रेता अपनी स्वीकृति की सूचना विक्रेता को दे देता है या सौदे को स्वीकृत करने के लिए कोई कार्रवाई करता है। दूसरा, यदि अपनी स्वीकृति या अनुमोदन विक्रेता को नहीं जाता था परंतु अस्वीकृति की सूचना दिए बिना माल को रोक लेता है, माल को वापस करने के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है तो समय के बीत जाने पर, और समय तय नहीं किया गया है तो उचित समय के बीत जाने पर स्वामित्व का अंतरण मान लिया जाएगा। तीसरा, माल के साथ कुछ ऐसा करता है जो माल की स्वीकृति के समतुल्य है, जैसे माल को बंधक पे रख देता है या किसी और को बेच देता है, तो जैसे ही ऐसा कोई कार्य करेगा स्वामित्व का हस्तांतरण मान लिया जाएगा। समझ आई चीज की नहीं आई, बता बेटा। इसके अंदर 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 3 पॉइंट थे ना, तीनों का ही एग्जाम्पल दिया है। पढ़ो उदाहरण नंबर 1। पहले एग्जाम्पल में क्रेता ने खुद ने सूचित कर दिया, पॉइंट नंबर 1 लग गया। जैसे ही सूचित करेगा स्वामित्व का हस्तांतरण मान लेंगे। सेकंड पे आ जाओ। रेहन पे रख दिए, बंधक पे रख दिए, तो जैसे ही रखेगा क्या मानेंगे कि स्वामित्व का हस्तांतरण हो गया। अब तीसरा पढ़ो। स्वीकृति या वापसी के आधार पर वाटर मोटर बेची है, ठीक है, और कहा है ट्रायल में ये बाद वापस कर देना, उचित समय बीत जाने पे भी नहीं वापस किया।
सेकंड पॉइंट याद आ रहा है? स्वामित्व का हस्तांतरण मान लिया, याद रहेंगी चीजें, बताओ। ठीक है, तो कल एक काम करेंगे, कल मुझे याद दिलाना आगे का मैटर लेने से पहले कि मैम न्यू वाली बुक से 1-2 क्वेश्चन दिए वो करा दो, है ना। इस टॉपिक के क्वेश्चन करा दो क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है, विक्रय अथवा वापसी पे क्वेश्चन आते हैं, तो अपन इसको लेंगे ICI से। कल न्यू वाली बुक से 1-2 क्वेश्चन कराऊंगी आपको, ठीक है। कोई क्वेरी है बेटा तो बताइए आप लोग। एक्चुअली मनाली, अर्पिता, आयुषी, किसी को कोई क्वेरी है बेटा? नहीं, तो आज यहाँ तक का बेटा टॉपिक लो। कल अपन केस स्टडी करेंगे इस टॉपिक पे, धारा 24 की केस स्टडी करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कल अपन, है ना। थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ नाइस डे।